हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। अब ये होल्डिंग कंपनीज अपने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करती हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी कौन होती है। अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो कि किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है बाय एक्वायरिंग ऑल और मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। या तो वो पूरे के पूरे उसके शेयर्स ले लेती है यानी 100% शेयर्स ले लेती है, या फिर कुछ मेजोरिटी ले लेती है यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लेती है दूसरी कंपनी के। फिर है कैरिंग वोटिंग राइट्स लेती है उस कंपनी के, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या करती है, कंपोजिशन को कंट्रोल करती है। उसके बाद है सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी हुज शेयर्स हैव बीन एक्वायर्ड। वो कंपनी जिसके शेयर्स एक्वायर कर लिए गए हैं। यानी अब देखिए, होल्डिंग कंपनी तो वो कंपनी हो गई जिसने शेयर्स लिए हैं किसी भी कंपनी के, लेकिन सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी हो गई कि जिसके शेयर होल्डिंग कंपनी ने लिए हैं। यानी ये वो कंपनी है जिसके शेयर लिए गए हैं, और होल्डिंग कंपनी जो इनके शेयर्स लेती है। ठीक है, इनमें डिफरेंस है। अब इसके बाद आता है होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज। जो होली ओन्ड सब्सिडरी है वो एक ऐसी कंपनी है जिसके 100% शेयर्स विद वोटिंग राइट्स किसने ले लिए हैं, सब होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं उस सब्सिडरी कंपनी के। और दूसरी बात कहें तो जो पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है उसका मतलब क्या है कि 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्डिंग कंपनी ले चुकी है उस कंपनी के, तो उसको बोलेंगे पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। इन केस पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जो है उसमें जो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने अपने शेयर्स होल्डिंग कंपनी को सेल नहीं किए हैं, तो उन शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या फिर माइनॉरिटी आउटसाइडर्स। ठीक है, अब जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। तो उस होल्डिंग कंपनी जो भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब इसका फॉर्मेट जो है बुक में थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो शेयर कैपिटल है वो हमें किसकी लेनी है, होल्डिंग कंपनी की लेनी है। फिर है माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें कैपिटल रिजर्व वो भी होल्डिंग कंपनी का लिया जाएगा और जनरल रिजर्व भी होल्डिंग कंपनी का लेंगे, सब्सिडरी कंपनी का छोड़ देंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का लिया जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों कंपनी की लेनी है, होल्डिंग कंपनी की भी और सब्सिडरी कंपनी की भी। और जो करंट लाइबिलिटीज़ है ये भी दोनों कंपनी की लेनी है, होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की भी। उसके बाद टोटल कर देंगे। उसके बाद आता है एसेट्स। अब एसेट्स में क्या लेंगे, फिक्स्ड एसेट्स दोनों कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का भी और सब्सिडरी कंपनी का भी। इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनी की ली जाएगी। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी कंपनी के लेंगे, होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे। फिर है करंट एसेट्स। अब जो करंट एसेट्स है वो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की लेने हैं। उसके बाद टोटल कर देंगे और इन दोनों का टोटल मैच हो जाना चाहिए। इसके बाद अब जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं इसके बाद। अब वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं अभी यहाँ पर देखते हैं, और ये ध्यान रखना है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये सीरीज़ वाइज आपने करनी है, सीक्वेंस में ही करनी है। ये नहीं कि आपने करंट ईयर प्रॉफिट पहले निकाल दिया बाद में आप परसेंटेज ऑफ राइट निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही इसको करना है। तो पहला आता है परसेंटेज ऑफ राइट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी, कि होल्डिंग कंपनी का कितना परसेंट सब्सिडरी कंपनी में है। ये तो कई बार होता है कि बैलेंस शीट में गिवन होता है, लेकिन अगर बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तब हमें कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, की होल्डिंग कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रखे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के जो इशूड शेयर्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल शेयर्स ले लेंगे इनटू 100। उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है सब्सिडरी कंपनी का, तो उसको निकालने के लिए पहले लेंगे प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट दे रखा है बैलेंस शीट में वो, फिर उसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, फिर ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर।
अब ये क्या है कि ट्रांसफ़र कितना हुआ है रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर। अब मान लीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2 लाख का रिजर्व दे रखा है, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट में जो रिज़र्व दे रखा है वो दे रखा है 1,50,000 का। इसका मतलब 50,000 ड्यूरिंग द ईयर और ऐड हुआ है और ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रपोज डिविडेंड जो भी बैलेंस शीट में गिवन होगा सब्सिडरी कंपनी के, और प्रेफरेंस डिविडेंड जब प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करेगी तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी वो डिविडेंड पे करेगी उसको यहाँ पर लेस कर देंगे। फिर जो ये करंट ईयर प्रॉफिट निकल के आएगा इसकी हेल्प से उनको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 पीरियड में। पहला होगा प्री एक्विजिशन पीरियड, दूसरा होगा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब प्री एक्विजिशन पीरियड कौन सा होगा? जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर है वो परचेज किया था, उससे पहले जितने भी मंथ्स होंगे वो आएंगे प्री एक्विजिशन पीरियड में, और परचेज करने के बाद वाले जितने मंथ्स होंगे वो आएंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। मान लीजिए कि 31 जुलाई को होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर्स परचेज किए थे सब्सिडरी कंपनी के, तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, यानी 4 मंथ्स तो हो गए प्री एक्विजिशन के और 8 मंथ्स हो गए पोस्ट एक्विजिशन के। इसकी रेशियो निकाल लेंगे, फिर उसी रेशियो में करंट ईयर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। उसके बाद है कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकालेगी? प्रॉफिट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, जो भी प्रॉफिट है ईयर के बिगिनिंग में, फिर रिजर्व एंड फंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वो ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड का जो करंट ईयर प्रॉफिट निकाला था उसको ऐड कर देंगे। फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का जो प्रॉफिट होगा, अब मान लीजिए कि जो बैलेंस शीट है उसमें वैल्यू दे रखी है एसेट की 5 लाख रुपीज़, लेकिन अब एडजस्टमेंट में ये बोल रखा है कि वैल्यू जो है वो बढ़ गई है एसेट की, 5,50,000 हो गई है, तो जो 50,000 का अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो गया है, वैल्यू जो है एसेट की वो बढ़ गई है। माइनस करेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का जो लॉस है उसको माइनस करेंगे। अब जो एसेट की वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपए, लेकिन अब वैल्यू जो है मार्केट में वो कम हो गई है, 4,50,000 हो गई है, तो जो 50,000 का लॉस है वो यहाँ माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है अगर उनको राइट ऑफ नहीं किया गया है तो वो भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा, उसको भी माइनस कर देंगे। अब फिर जो ये कैपिटल प्रॉफिट निकल कर आया था, अब इस कैपिटल प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर। अब होल्डिंग कंपनी का शेयर मान लीजिए जब हमने परसेंटेज ऑफ राइट निकाला था तब आया था 60%, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 60% होल्डिंग कंपनी को दे देंगे और 40% माइनॉरिटी होल्डर को दे देंगे। फिर निकालेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, उनमें माइनस करेंगे अंडर डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड एसेट्स। अब इसमें अंडर डेप्रिसिएशन ऑन एप्रिशिएटेड एसेट्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू जो थी वो थी 22 लाख रुपीज़, उसके बाद 10% एप्रिसिएशन उस समय लगा दिया गया था, 2,20,000 आ गया 10% एप्रिसिएशन उसका। अब वैल्यू जो है वो बढ़ गई, वो हो गई 25 लाख रुपए, तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 2,50,000 का, तो यानी 30,000 का डेप्रिसिएशन कम लगाया गया है क्योंकि 2,20,000 का लगा दिया था, लेकिन लगाना कितना का चाहिए था 2,50,000 का, तो जो 30,000 का कम लगाया गया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ओवर डेप्रिसिएशन ऑन डिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को ऐड करेंगे। वो क्या है कि अगर मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू जो है वो 22 लाख थी, अब एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, 20 लाख हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। उस समय तो डेप्रिसिएशन लगाया था 2,20,000, अब लगना कितना चाहिए था 2 लाख, तो 20,000 ज़्यादा लगा दिया, तो यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। अब जो रिवेन्यू प्रॉफिट निकल कर आएगा यहाँ पर वो उसको भी डिवाइड कर देंगे किसमें, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर में। उसके बाद निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होता है होल्डिंग कंपनी की। उसके बाद वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो निकालेंगे, वो निकालने के लिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी की में होल्डिंग कंपनी का कितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर है,
उसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट, जो भी कैपिटल प्रॉफिट में हमने शेयर निकाला था होल्डिंग कंपनी का उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर इसमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो गुडविल आएगी, अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो कैपिटल रिजर्व आएगा। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमने बैलेंस शीट में भी देखा था ये पॉइंट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो भी होंगे पब्लिक ने जो भी लिए हैं उसको प्लस करेंगे शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर इन कैपिटल प्रॉफिट, जो भी हमने माइनॉरिटी होल्डर का जो शेयर निकाला था कैपिटल प्रॉफिट में वो ऐड करेंगे, फिर जो शेयर निकाला था रेवेन्यू प्रॉफिट में उसको भी ऐड कर देंगे, प्लस शेयर इन प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं उस पर जो डिविडेंड दे रही है उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये लास्ट कैलकुलेशन होती है। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है होल्डिंग कंपनी का वो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में उसमें ऐड कर देंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रिवेन्यू प्रॉफिट, जो भी शेयर है होल्डिंग कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट में उन सबको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ये निकल कर आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं अगर सिर्फ ये कैलकुलेशंस कर ली तो उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन कैलकुलेशंस को, इन फॉर्मूलाज को देखिए। हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।